दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत एमपी तक के इस लाइव में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में आज महत्वपूर्ण दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आज देखने को मिले और 7 अलग अलग एग्जिट पोल्स के नतीजे हमने आपको दिखाए। एग्जिट पोल के नतीजे आपने देखे। 3 एग्जिट पोल जिन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दी, इनफैक्ट 150 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में देते हुए दिखाई दिए। 4 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन मसला ये सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि एग्जिट पोल जो 3 एग्जिट पोल की चर्चा बिल्कुल हो रही है, लेकिन जो 4 एग्जिट पोल हैं जो लगातार कांग्रेस को टक्कर में बता रहे हैं, उनका रिफ्लेक्शन कितना देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 3 दिसंबर को आएंगे। ऋषि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों की भी क्या राय है एग्जिट पोल को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उन कमेंट्स को भी मैं लूंगी। और ऋषि देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाए, 7 कुल एग्जिट पोल के नतीजे, 3 बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं। जो आंकड़ा माना जा रहा था कि कांग्रेस का होगा, वैसा कुछ बीजेपी का देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की उम्मीद नहीं टूटी, क्योंकि 4 ऐसे एग्जिट पोल है जो कांटे की टक्कर दोनों के बीच में बता रहे हैं। कांग्रेस को कुछ सर्वे जो है मेरे ख्याल से वो उसके पार दिखा रहे हैं, बहुमत के पार भी दिखा रहे हैं उनके मैक्सिमम लेंथ को अगर हम देखें तो। हाँ। तो एक तरीके से होप दोनों तरफ के लिए है। लेकिन जो भी दर्शक हैं, जो भी वो चाहत है जिनके दिल में कि कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, तो मैं कहूँगा कि देखिए ऐसा है कि चुनाव बहुत ओपन एंडेड है। अगर एग्जिट पोल में इतना आपको वेरिएंट्स दिखाई दे रहा है कि कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, तो फिर ये चुनाव जो है वो वाकई में फंसा हुआ चुनाव है, जो सबको लग रहा था। और हर मतदाता के एक अलग अलग ओपिनियन है। और देखिए कई बार ऐसा है कि विपरीत हो जाते हैं कई बार बिल्कुल एग्जिट पोल, मतलब जो पार्टी को नंबर दिख रहा होता है वो नंबर कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि रीडिंग ऑफ द लाइन, मतलब हम इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो हमें एग्जिट पोल मुहैया कराता है कि हमारा ये मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है 10%, हम उस मार्जिन ऑफ एरर को इस तरीके से भी ले रहे हैं कि रीडिंग में भी, या फिर प्रतिक्रिया कौन दे रहा है, कहां दे रहा है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह का हमें तनाव पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार दिखा वोटिंग के दौरान, इस तरह से आमतौर पर मध्य प्रदेश का व्यवहार रहा नहीं है। आमतौर पर ऐसे चुनाव में जिस तरीके से ये कांटे की टक्कर है, कुछ इसी तरीके का चुनाव हमें लड़ाई झगड़े वाला दिखा राजस्थान में भी। तो वहां देखिए, वहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कोई भी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री नहीं है। कुछ सर्वे में यकीनन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ सर्वे साफ तौर पर कांग्रेस को भी बहुमत दे रहे हैं। तो चुनाव बहुत अभी ओपन एंडेड है, 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे जो है वो यकीनन बीजेपी के खेमे में खुशी की खबर है। कांग्रेस उम्मीद रख सकती है, उम्मीद अभी छोड़ नहीं सकती है। और लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखा जाए तो कहीं से भी कोई नेता खुश नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लेकर 150 सीटें जो आकलन हो रहा है, तो अब मसला इसके बाद आगे का यह भी सवाल होना चाहिए, तो शिवराज पक्के हैं या नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अगर 150 सीटें दे रही है अगर बीजेपी को, तो यकीनन कहीं ना कहीं उसमें शिवराज सिंह चौहान को अपना बतौर नेता मानते हुए दे रही है। क्योंकि लगातार उनकी स्कीम्स की तारीफ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को भी करनी पड़ी और यह आखिरकार करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं शिवराज का सहारा लिया, महिलाओं का समर्थन है। तो सवाल यह है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसके बाद अब आगे क्या है। तो आगे में तो चुनाव ओपन एंडेड है, पहला। दूसरा ये कि क्या मध्य प्रदेश कोई नया मुख्यमंत्री देखने को तैयार है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि नया मुख्यमंत्री क्या देखने को मिलेगा। और जिस तरीके के नतीजे एग्जिट पोल के दिखाई दे रहे हैं, 150 से ज्यादा की सीटें जो है वो बीजेपी को दिख रही है, उसके पीछे बड़ी वजह लाडली बहना को माना जा रहा है। नारी सम्मान योजना के साथ कांग्रेस भी आई। हालांकि 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस जो है वो कांटे की फाइट दे रही है। लेकिन जिस तरीके का माहौल था चुनाव से पहले, कांग्रेस के पीछे रहने की वजह क्या लग रही है? कांग्रेस हालांकि 4 में है, टक्कर में है, कांटे की फाइट है। एबीपी सी वोटर के सर्वे की बात करें तो उसमें तो 137 सीटें देती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल। लेकिन जिस तरीके का लैंडस्लाइड कांग्रेस की तरफ होना था वो नहीं हो पाया। वो पूरा शिफ्ट अराउंड है। और जो बार बार रेखांकित किया जा रहा है महिला वोटरों को, इसका पैटर्न हमें पकड़ना पड़ेगा कि किन किन जगहों पर इस तरह का जो है महिला वोटरों ने खेल पलटा है। हमें तेलंगाना में बेशक इस वक्त जो है कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक 5 साल पहले केसीआर एक बार जीत चुके थे, दोबारा जब वो आ रहे थे तो आमतौर पर वो जो सेक्ट है वो 10 साल में वहां सरकारें बदलती हैं, तो 10 साल हो भी गए हैं उनको। लेकिन पिछली बार तमाम कोशिशों के बावजूद भी
उनको जो फायदा हुआ वो भी इसी तरीके की स्कीम्स, जो बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं, कुछ पैसे जो आपके सीधे खाते में आते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो हाउस होल्ड्स हैं, महिला वोट आपको क्यों मिल रहा है? महिला वोट इसलिए भी मिल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स जो है वो पुरुषों के द्वारा, पुरुष प्रधान है और पुरुषों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में पाई पाई के लिए भी जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो गृहिणी है, घर गृहिणी है, घर के कामकाज में लगी रहती हैं, उनके खाते में अगर ये 1200 अमाउंट आ रहा है, और सबको मालूम है, वो जैसा कह रहे हैं कि इसे मैं 3000 तक पहुंचाऊंगा एक एक करके, तो वो जो उम्मीद आपको पहले, आपको 3 बार 4 बार आपको पैसे मिल चुके हैं, 5-6 महीनों से आपको वो पैसे आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो पैसा वो है जो आप छू रहे हैं। और कांग्रेस का वो पैसा था जो आभासी पैसा था कि वो आएगा और हाथ में होने में फर्क है। और यही कारण है कि जो वोटिंग पैटर्न हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं जा रही हैं शिवराज सिंह चौहान के तरफ। इस सर्वे में भी अगर हम बात कर ले, तमाम सर्वेज में, तो वही एक बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह का जो पुशबैक शिवराज को महिलाओं से मिला है, वो एक बड़ा मार्जिन तय कर रहा है और उन इलाकों में भी उन्हें बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो माना जा रहा था कि इन इलाकों में कांग्रेस अच्छा करेगी। मतलब हम बात कर रहे हैं ग्वालियर और चंबल वाले इलाके की। बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, तो हमें इसका बात को भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर हमने अपने पूरी रिपोर्टिंग के दौरान ये बात कही है कि सिंधिया की साख दांव पर है, तो अगर अब इन इलाकों में वो सीटें आ रही हैं तो नो डाउट उसका क्रेडिट जो है वो सिंधिया को मिलना चाहिए। तो सवाल यह है कि जो हम पहले बात में हमने छोड़ी थी, जिस सवाल को हमने छोड़ा था कि मुख्यमंत्री कौन, तो सिंधिया बड़ी ईमानदारी से कहते रहे और बीजेपी, दिल्ली बीजेपी कहते कि नहीं आप ही को संभालना पड़ेगा। तो क्या वो मना कर देंगे दिल्ली बीजेपी को कि केंद्रीय नेतृत्व को कि जी नहीं, मैं तो नहीं बनूंगा क्योंकि मैंने चुनाव नहीं लड़ा था? वो यकीनन चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने एक तरीके से अपने आप को पूरा डिस्टेंस रखा था कि जी मैं नहीं हूं, मैं नहीं बनूंगा, रेस में नहीं हूं, अलग रखा। और अब उनके सेक्ट से जो चुनकर आ रहे हैं लोग, भारी बहुमत दिखाई दे रहा है ग्वालियर चंबल में। मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा कि पन्ना बीजेपी की तरफ पलटता हुआ दिखाई दे रहा है ग्वालियर चंबल के इलाके में, क्योंकि कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी। तो सिंधिया जो है वो एक बड़े दावेदार भी हो सकते हैं इस पूरे नतीजे के बीच में। और अगर हम बात करें, एक और इसमें मसला ये भी उठता है कि कांग्रेस क्यों लैग कर गई। तो एक तो आभासी पैसा का देखिए, आपने बात किया कि किस तरह गारंटीज काफी सारी थी, 100 वादे कांग्रेस के थे और कोई भी योजना जो है वो ऐसी नहीं थी जो लुभावनी ना हो। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं को। बिजली बिल की समस्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और बिजली बिल 100 यूनिट जो है वो माफ की बात कही गई, 200 यूनिट पे हाफ की बात कही गई, ये सब चीजें कही गई। तो इसके बावजूद भी कांग्रेस इस तरीके से सिर्फ कांटे की टक्कर में ही रह गई। ये क्या दिखा रहा है? एक चीज, इन आंकड़ों को की जो रीडिंग अगर हम पकड़े तो हमें यह भी देखना चाहिए कि 1 साल पहले कांग्रेस मानकर लोग चल रहे थे कि कांग्रेस फाइट में है और कांग्रेस सरकार बना रही है। 6 महीने आते आते फाइट होना शुरू होता है और उसके बाद क्या खेल होता है? उसके बाद खेल जो है वो पूरी तरीके से पलट जाता है और बीजेपी पूरी तरीके से फाइट में आ जाती है। आप पूरे इस कांग्रेस के जर्नी को देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, जो तमाम बड़े नेता थे, उनका बड़बोलापन देखिए, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो देखिए। वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो फाइट नहीं दे रहे हैं ग्राउंड पर। कमलनाथ जो है, आप उनको कितना भी ये कह दीजिए, लेकिन क्या जितनी कोशिश, जितनी मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने इस बैटल ग्राउंड में करी, क्या कमलनाथ उसके इर्द गिर्द भी रहे? कमल जी नहीं रहे। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अब वो उम्र का फैक्टर हो तो आप छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, आप कांग्रेस को तो डैमेज नहीं कर सकते ना अपने लाभ के लिए। आप पिछली बार भी यही कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह वो नेता है जिन्होंने ये साफ तौर पर कांग्रेस से ये बात मांगी थी कि जी महाराज को बाद में मौका दीजिएगा, आखिरी बार इन्होंने बहुत सेवा करी है कांग्रेस की, आप इनकी अच्छी विदाई करिए। तो उस विदाई के जाते जाते आप क्या हो गए? अब आप दोबारा प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए, आप गियर में आ गए, आप कहने लगे मंचों से क्या कि हम आएंगे तुम्हें देख लेंगे। आप जनता को इस तरह का एरोगेंस पसंद नहीं है, ये बात बहुत अंडरलाइन करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान आमतौर पर इस तरह के बॉडी लैंग्वेज पर नहीं गए हैं। वो जब भी गए हैं तो वो बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं, पावर होल्ड करते रहे हैं, तब वो हमने देखा है। और उसकी भी बहुत आलोचना हुई है, उनके वो जो बॉडी लैंग्वेज होता है शिवराज का कि एसपी इधर आओ और एसपी को मंच पर बुलाते हैं, आप डीएम को हड़का देते हैं। तो ये एरोगेंस जनता को पसंद नहीं है, क्योंकि इस तरह का एरोगेंस जब बड़ा नेता दिखाता है तो उसका रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शन हमें कार्यकर्ताओं पर दिखता है। कार्यकर्ता को ही जनता फेस करती है, फर्स्ट हैंड डील नहीं कर रही होती है पब्लिक नेताओं से, कार्यकर्ताओं को। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो हुड़दंग है, उनके अंदर जो वो एरोगेंस आ जाता है कि अरे हमारा नेता तो कह रहा है कि हमारे हैं तो हम भी चौड़े में घूमेंगे। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब आप जब ट्रबल शूट नहीं करिएगा तो ये आंकड़े आपको इस तरीके से सीमित हो गए, आप बूथ पर ढीले पड़ गए। आप ये तो सच बात है ना कि कई सारे इलाकों में आपने वॉक ओवर दिया। मैंने हमारे सामने तो दिमनी एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां आपने वॉक ओवर दिया। प्रत्याशी ही घर बैठ गए, भले ही बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन प्रत्याशी का घर बैठ जाना, उनको एक वीडियो संदेश जारी करना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करता हुआ सा दिखाई दे रहा था। और जो बात आपने कही बॉडी लैंग्वेज की, तो बिल्कुल देखिए शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बदलाव पिछले 3 सालों में हमने देखा। उनमें मामा से बुलडोजर मामा बने, वो बुलडोजर मामा से फिर वो लाडले भैया तक का सफर उन्होंने तय करा। अल्टीमेटली वो जो सॉफ्ट शिवराज है उसी अवतार में वापस आए, और शायद उसी अवतार में वापस आने का नतीजा रहा जो आज 150 सीटें कहीं ना कहीं एग्जिट पोल दे रहे हैं, वो भी 3-3 बीजेपी को। हम मतलब, और ये 3-3 एग्जिट पोल है, आप उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है। इनके क्रेडेंशियल्स अच्छे रहे हैं, प्लस 3-3 सर्वे एक तरह के आंकड़ों के पास जाके पहुंच रहे हैं कि 150 सीटें आ सकती हैं। तो ये बहुत कुछ बता रहा है। और डेफिनेटली कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से लैग कर रही थी चुनाव में। मीडिया की रिपोर्टिंग में या अपनी स्ट्रैटेजी या हम पीआर में कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो इस तरह के कटछटे वीडियो डालकर अपने आप को बता रही थी कि वो बहुत कुछ कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर जहां उसके कार्यकर्ताओं को काम करना था, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को इस तरह के एज अगर मिल रहा है तो ये क्यों मिल सकता है। देखिए, पन्ना प्रमुख की बात होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है कि पन्ना प्रमुख काम कैसे करता है। मैंने देखा है कि बीजेपी के महासचिव लेवल के अधिकारी जो है वो खुद फोन करके पन्ना प्रमुख से हाल चाल ले रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपके मोहल्ले में सब ठीक है, आपके घर में सब ठीक है, कोई परेशानी है, कोई क्या लोकल नेता आपको परेशान करता है। आप जब बीजेपी के किसी बड़े नेता के पास जाते हैं तो वो किस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। इस तरह की रोजाना उनको 5 नेताओं को 5 पन्ना प्रमुखों को कॉल करना था और उसकी रिपोर्ट बनाकर बाकायदा एक्सेल की शीट में या जो भी फॉर्मेट है उनका, उसको बीजेपी के हाईकमान को भेजना था। और बीजेपी अध्यक्ष इसको रिव्यू कर रहे थे कि हमारी रिपोर्ट क्या है, हमने कितने पन्ना प्रमुखों से बात की है। तो बीजेपी तो उस स्ट्रैटेजी पे लड़ रही है जिस पन्ना प्रमुख को बीजेपी का दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा आदमी फोन करके ये कहेगा कि आपके घर में कोई ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मेरा नंबर सेव कर लीजिए आप, मैं हूं आपसे संपर्क में। ये उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो जीवन में भले उसको पलट के कभी फोन नहीं करे, लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व के व्यक्ति का, एक बड़े नेता का, दिल्ली के बड़े नेता का, किसी आप समझिए कि किसी वो बहुत बिल्कुल छोटा सा इलाका हो, कोई भी मतलब दिमनी का ही हम इलाका कह लें, और दिमनी के किसी पन्ना प्रमुख को दिल्ली का एक बड़ा नेता फोन करके कहे कि भैया क्या हाल चाल है तुम्हारे, कोई परिवार, तो ये उससे बड़ी उसकी जीत नहीं हो सकती है। वो जी जान से लग जाएगा पूरे चुनाव में कि हाँ अब जो है हमें लग जाना है, हमें जिताना है, क्योंकि हमारा भी कुछ आगे का वो होगा। और देखिए, इस बार के चुनाव में बीजेपी को लेकर कई सारे सवाल उठे। स्ट्रैटेजी बीजेपी ने बदली, चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने जिस तरीके से अपने लिस्ट की घोषणा कर दी, बड़े बड़े धुरंधर उतार दिए। हर बीजेपी के हर एक स्टेप पर यह कहा गया कि बीजेपी डर गई है। कांग्रेस का यह आरोप लगा, जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका कहना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। बगावत बीजेपी में सबसे ज्यादा खुलकर देखने को मिली। ऐसी बगावत मध्य प्रदेश या बीजेपी के इतिहास में देखने को नहीं मिली थी, और ये माना गया कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के सीटें कम करेगा मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके से ये एग्जिट पोल आए हैं, वो एग्जिट पोल इस बात पे मुहर लगा रहे हैं कि बीजेपी की हर एक स्ट्रैटेजी, चाहे वो 3 महीने पहले से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करना हो, चाहे वो बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना हो, चाहे बागियों पर ध्यान ना देना हो, मनाने की कोशिश ना करना हो, सभी काम किया है। और आप ये भी देखिए कि वो भले ही उस बयान को बहुत वो लो करंट ले लिया गया कि जिसमें हमने कहा कि बड़े ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर दिग्विजय और कमलनाथ ने इस बगावत के झगड़े को मैनेज कर लिया है और ये कर लिया है, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस को कितना डैमेज हुआ है। ये जो अखिलेश आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूरी शिद्दत से मेहनत की है कि वो आपको मध्य प्रदेश में आकर बर्बाद कर दे, और बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे ताकत से लड़ रही थी, उसने पूरी तरीके से फील्डिंग बिछाई। आप समझिए कि आलम ये दिखा मध्य प्रदेश के कई सेक्टर में कि बीएसपी का प्रत्याशी फाइट दे रहा है बीजेपी को, और कांग्रेस का प्रत्याशी दिमनी विधानसभा सीट, सुमावली विधानसभा सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी
सीधी टक्कर दे रही है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये शर्मनाक है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए जो लगातार इसको शैडो करते रहे अपनी राजनीति के चक्कर में, कि उन पर कोई सवाल ना हो, दिल्ली से कोई फोन ना जाए उनको कि सब ठीक चल रहा है। अब आप चुनाव हार गए हैं, अब आप फिर खाली बैठ जाइएगा, तो अब आपको अगर यही ठीक है करना है तो आप फिर रोते रहिए। आपको ईवीएम का रोना फिर आपको रोने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपके फेवर में कुछ कुछ दिख रहा है, आपके पक्ष में तेलंगाना में दिख रहा है, आपके पक्ष में राजस्थान में दिख रहा है। तो आप बीजेपी पर बहुत ज्यादा ये भी चढ़कर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी ने बड़ा गलत कर दिया यहां पे, क्योंकि बीजेपी जो है वो दूसरे जगह पावर, सेंट्रल की पावर में तो वो तो है ही। आप तेलंगाना में आप अपनी जीत, अब आप ये कहिएगा कि जहां बीजेपी पावर में नहीं थी हमने जीत लिया क्योंकि वहां धांधली नहीं हुई। तो इस तरह के आरोप लगा के आप काम कर सकते हैं, बड़े द्वैम दर्जे के ये सब आरोप होंगे। लेकिन कांग्रेस का आकांक्षा ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ले डूबा है। जो बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आना चाहिए था और जनता को जो जोड़ना चाहिए था, वो बीजेपी उसमें कामयाब रही है। और उसके बाद जो है कांग्रेस पूरे तरीके से लैग की है। राहुल गांधी के एग्रेसिव कैंपेन को भुना नहीं पाई है। राहुल गांधी का एग्रेसिव कैंपेन करवाना चाहिए था, या फिर ये मान लिया गया था कि राहुल गांधी का ज्यादा आना एमपी में नुकसान कर सकता है, प्रियंका गांधी ज्यादा दिखी। हाँ बिल्कुल, और तो ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि कई जैसे कि तेलंगाना हो गया या फिर इधर के इलाके हो गए, आपका हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, तो उसको भी लोग अब कह रहे हैं कि जी ये इंपैक्ट है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का, तो फिर वो एमपी में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं नजर आया? मालवांचल की वो सीटें, 12 दिन का सफर राहुल गांधी का, और मालवा में ही कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। और जहां उम्मीद, और देखिए मालवा में बीजेपी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उतार दिया, कई टिकट भी काटे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का भी टिकट कटा, ये तमाम चीजें हुई। अब जो बात आपने कही कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने कैंपेन में एग्रेसिवली कैंपेन नहीं करा कांग्रेस ने, ये भी हमें देखने को मिला कि अंत आते आते, चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस घर पर बैठ गई। बीजेपी में जहां शिवराज सिंह चौहान एक दिन में 10 सभाएं कर रहे थे अलग अलग विधानसभा सीटों में, और कई बार एक ही शहर में उनकी 4 से 5 सभाएं हो रही थी, क्योंकि विधानसभा सीटें बहुत है जी। वहीं कमलनाथ और अगर शिवराज सिंह चौहान की सभाओं को अगर हम देखें रेशियो, तो बहुत अंतर है दोनों में। हाँ नहीं, और यही कारण है कि शिवराज जो है वो ऐसा लग रहा था कि भाई उनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आप समझिए कि वो घर पर नहीं बैठ गए थे। हाँ। वो बिल्कुल ठंडे नहीं पड़ गए थे। हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में इस तरह के बयान दिए हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा, क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, वो वापस से उसने ग्रिप करवाया है, एहसास दिलाया है कि मैं जा सकता हूं, कि मैं जा सकता हूं। और शिवराज की छवि, भले ही उन्होंने कोशिश की हो कि वो एग्रेसिव कैंपेनर बन जाएं या एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन का रुख अख्तियार कर लें, मोर ओवर शिवराज की वो छवि नहीं है। और शिवराज भी चूंकि आप अपने अगेंस्ट द नेचर बहुत दिन जाके वो खड़े नहीं रह सकते हैं पार्टी के दबाव में, तो वापस में जब उन्होंने टोन डाउन हुआ, उन्होंने अपने फिर से उस स्ट्रैटेजी पर रीथिंक करा कि क्या हमें बुलडोजर वाले मसले पर जाना है, क्योंकि उन्होंने देखा ये बुलडोजर तो चल ही रहा था। हाँ। लेकिन आप समझिए कि वो जो सीधी वाला कांड है, हमें लगता है वहां से बीजेपी को रीथिंक करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मतलब इस बात को अपने आप को यह बताने के लिए कि नहीं सरकार जो है वो ब्राह्मण नहीं दलितों के साथ पुरजोर खड़ी है, वो ये बताने के लिए उन्होंने वहां जिस व्यक्ति पर घर पे बुलडोजर चलाया वो ब्राह्मण व्यक्ति था, उससे क्षेत्र में नाराजगी हुई। इस चीज को उन्होंने समझा कि इसी तरीके से छोटे छोटे सेक्टर में अगर ओबीसी मतदाता भी इलाके में नाराज हो जाता है और ये मैसेज आता है कि देखो बहुत टारगेटेड हो रहा है कि ब्राह्मण पर कर दिया, ओबीसी पर कर दिया, तो ये बड़ा नुकसान कर देता था। तो वहां से ये जो उनकी रीथिंक की पॉलिसी आई है वो बहुत कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रह गई, और उस चीज पर बड़ा काम करके जो है बीजेपी ने डैमेज करने का काम किया है कांग्रेस को। और पोल्स ऑफ पोल के भी आंकड़े जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आप उनसे भी समझिए कि मोरओवर बीजेपी बहुत बेनिफिट में है। और जिस तरह के आंकड़े अब तक हमारे सामने हैं उसमें नो डाउट बीजेपी क्रेडिट ले रही है, और बीजेपी को क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि कैंपेन हुआ है। प्रधानमंत्री भी खूब मेहनत करके गए हैं, अमित शाह भी खूब कैंपेन कर रहे थे। मोर ओवर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ही नहीं, बल्कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार से जितने भी सांसद हैं वो भी मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए थे, और हर विधानसभा सीट में अपने अपने समुदाय के लोगों के साथ बैठ के बैठकें कर रहे थे। इसमें एक और बात हम कांग्रेस के लूप्स
पर बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि 3 तारीख का जो नतीजा है वो पलट जाए और फिर 3 तारीख को कुछ ऐसे नतीजे आ जाएं जहां हमारी बात गलत साबित हो जाए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक सच्चाई ये भी है कि जहां जहां खड़गे की चली है पूरे तरीके से, आप वहां देखिए कांग्रेस एक अच्छा बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। गहलोत अपनी मनमानी भले कर रहे थे, लेकिन आखिर में उनको खड़गे की बात माननी पड़ी कि आप सचिन को जो है वो पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते। सचिन को सीडब्ल्यूसी में बैठाया गया। गहलोत ये बात कहते रहे भले कि वो तो बड़े नेता हो गए हैं, वो दिल्ली के नेता हो गए हैं, सीडब्ल्यूसी में जगह मिल गई है, लेकिन वो गहलोत के खिलाफ जाकर वो फैसला किया गया। तो आप देखिए तेलंगाना में भी खड़गे की स्ट्रेटेजी काम आई, कर्नाटक में भी खड़गे जो है उनका इंपैक्ट दिखता है, हिमाचल के चुनाव में दिखता है कि वो जिस तरीके से खड़गे जो है वो डिसीजन लेते हैं और गांधी परिवार मोर ओवर उनके डिसीजन से एग्री करता हुआ दिखता है। लेकिन ये काम हमें मध्य प्रदेश में नहीं दिखा। आप रोजाना मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू होती हैं, आप दर्शकों को बताती हैं कि मध्य प्रदेश में क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से खड़गे का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। मतलब कि अगर खड़गे की स्ट्रेटेजी पर रीथिंक कर लेते, खड़गे के कुछ सुझाव माने जाते, जिस तरीके से कमलनाथ एक तरफा लेकर जा रहे थे, यह भी हो सकता था कि आप इंडिया अलायंस का आपने एक रैली नहीं करवाया। इसी सवाल पे मैं आ रही थी जब आपने ये बात कही, इंडिया अलायंस की एक जो एक रैली होनी थी उसको कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान आया उनका कि कोई रैली नहीं हो रही है, और वो जो अखिलेश वाला जो बयान आपने कहा, ये तमाम चीजें नुकसान तो की, विधानसभा में भी की है, 24 भी नजदीक है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ऐसा है कि जिस तरह से हम वो बात कर रहे थे कि आपने इंडिया की आपने रैली नहीं होने दी, हाँ। और आपने कहा कि कैसी रैली, कोई रैली, यहाँ कोई रैली नहीं होने वाली है। आप एक तरफा गए थे, ये हर किसी को मालूम था, बड़ा शॉकर था कांग्रेस के लिए भी कि नहीं ऐसी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसी बात हो पाए। लेकिन अब जो मसला है अब ये है कि कमलनाथ के इस एग्रेशन को कांग्रेस टॉलरेट करेगी, कितना टॉलरेट करेगी, क्योंकि अगर ये आंकड़े नतीजे होते हैं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजे होते हैं जिसमें कांग्रेस जो है वो बहुत पीछे दिखाई दे रही है और लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की तरफ जो है वो दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को के आला नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरह से स्टेट पॉलिटिशियंस की मनमानी की जा सकती है जो अपने अपने बच्चे के लिए जो है वो सारा ग्राउंड क्लियर करते रहें। और आप समझिए कि पूरे के पूरे वो एक सेक्ट के पॉलिटिशियन को भी पीछे धकेल देंगे। इसमें नुकसान या खुश मैं कह सकता हूं कि दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं कि कमलनाथ जो है वो 77 साल के हो गए हैं। अब वो मसला ये है कि क्या अब भी सत्ता लोलुपता में वो बने रहेंगे कांग्रेस के साथ, नतीजे अगर इस तरह के आते हैं उसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व क्या उनको टॉलरेट करता रहेगा, कब तक उनकी सेवाओं का गिफ्ट देता रहेगा कांग्रेस, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो दिग्विजय के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि अगर चलिए ठीक है उनकी पॉलिटिक्स समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनके लड़के के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो आपको अगर कुछ गड़बड़ भी दिखाई दे रहा है या आप दुखी हैं, तो पिक्चर में आपके लिए भी थोड़े बहुत कुछ ऐसे सीन डाल दिए गए हैं जिसमें आप राहत की सांस ले सकते हैं। नकुलनाथ से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल धड़े को या वो लोग जो पत्रकार जो पॉलिटिक्स कवर करते हैं और बहुत रूथलेसली कवर करते हैं, जिनकी बहुत स्पष्ट और बेलाग ओपिनियन है, तो नकुलनाथ जो है वो एक प्रोजेक्टेड पॉलिटिशियन है। हो सकता है कि जिनके मन में कमलनाथ के प्रति कोई सिंपैथी रही हो वो लगातार नकुलनाथ को कोई बड़ा नेता बनाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन नो डाउट इसमें जो है दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं जयवर्धन, उसमें वो उस सेक्ट में आगे हैं, वो अच्छा भाषण देते हैं, वो रैलियां करते हैं, वो क्राउड पुलर भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं, वो चीजों को हैंडल करना सीख रहे हैं। तो ये अच्छा है अगर कांग्रेस के लिए एक नया नेतृत्व खड़ा हो सकता है। इसमें हमें एक व्यक्ति के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, जीतू पटवारी। एक वो नाम उनके सवाल में वही लेना चाह रही थी कि जयवर्धन सिंह की बात हुई, जीतू पटवारी काफी समय तक साइडलाइन रहे, ऐसे आरोप लगते रहे, मीटिंग से गायब रहे। एक बार जब मध्य प्रदेश के नेतृत्व की मीटिंग थी दिल्ली में, तो वहां पर भी जीतू पटवारी नहीं पहुंचे और उसके बाद फिर राहुल गांधी के कहने पर उनको ऑनलाइन जोड़ा गया। तो ये जो एक तरफा कांग्रेस लाने की कोशिश कमलनाथ की ने की है, वो नुकसान देगी। हाँ बिल्कुल। और देखिए जीतू को तो भरसक कोशिश की गई थी कि साइडलाइन कर दिया जाए, और जीतू के लिए वो तमाम परिस्थितियां बनाई गई। वो अलग मसला रहा कि राहुल गांधी की नजरों में वो बड़े अच्छे नेता साबित हुए, और राहुल गांधी ने लगातार, राहुल गांधी की तरफ से उनको बड़ा पुश मिला। भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ जो है वो महज चेहरा दिखाने वाले नेता ही रहे, और दिग्विजय लगातार उनके साथ चलते रहे। लेकिन ये बात कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हाँ बिल्कुल रहे साथ। बिल्कुल। तो वो राहुल
उनके सिपह सलार माने जाते हैं, वो पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं उनके। तो ये एक स्ट्रैटेजी, ये बात हो सकती है। और ये भी कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह इसलिए भी एक राहत भरी बात हो सकते हैं या उनको कोई परेशानी देने वाली बात हो सकते हैं क्योंकि दिग्विजय किसी कुर्सी की तरफ नहीं जा रहे हैं। और ये बात अब दिग्विजय भी स्वीकार कर चुके हैं कि उनके नाम पर वोट नहीं आएगा, लोग नाराज हो जाते हैं उनके नाम पर क्योंकि उनकी उस तरह की छवि पॉलिटिक्स में बन गई है। तो वो ऑफिस बैरियर के तौर पर ही बेहतर तरीके से वो काम करने की जो है वो कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीतू को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, जीतू पटवारी को, वो चिंता का विषय है और उनकी सीट फंसे होने की सूचना है। तो ये जीतू के लिए भी सोचना होगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य कैसा जाएगा। कहां वो एक बड़े दावेदार थे, नेता प्रतिपक्ष जैसा चेहरा माना जा रहा था कि नए लड़के को बनाना चाहिए, दमदार नेतृत्व है, प्रदेश की कमान देनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से इस अगर भंवर जाल से निकल पाते हैं अगर विक्ट्री से, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि भले कांग्रेस इस एग्जिट पोल में चुनाव हारती हुई दिख रही है, लेकिन अगर ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री बीजेपी की तरफ है तो यकीनन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। लेकिन जो कांग्रेस के हिस्से की पॉलिटिक्स है वो आप बीजेपी में होती हुई देखेंगी, इस बात को कोई खारिज नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के बड़े चर्चित देशव्यापित फिल्म समीक्षक हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनके भी बड़ी बातें होती रही, वो भी बड़े सपने देखते रहे। सीएम की रेस में नहीं हुआ, आज बयान आया। देखिए बड़े सज्जन आदमी हैं, वो बड़े दिल से बातें कह रहे हैं। लेकिन हमने सबने देखा है कि कैसे मंच पर जहां शिवराज खड़े होते थे तो वो धीरे धीरे करके पीछे से चले जाते थे। ऐसी तो कोई बात होगी नहीं कि कोई अर्जेंट फोन आ गया होगा उनके पास। यकीनन जो वो बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं रहे हैं शिवराज के आसपास। और शिवराज से भी जब भी उनको लेकर सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा है कि बड़े भाई वो बड़े सक्षम नेता हैं, वो अपना बात खुद रख सकते हैं। तो दोनों ही नेताओं ने अपने अपने रास्ते तय कर लिए थे। हमें बहुत अच्छे से याद है जेपी नड्डा गए थे उनके आवास पर, तो वहां से भी समझ में आ रहा था कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन वक्त बदला, उनकी फिल्म समीक्षाएं ज्यादा तीव्र हो गई तो कई तरह की शिकायतें सामने आई, तो बड़ा मसला फंस गया था वहां पर। उसके बाद से वो बड़े ठंडे पड़ गए। तो अब देखना होगा कि अगर उनकी सीट निकल जाती है तो दोबारा जो है उनकी वो दोबारा अपने कमान पर वापस आ पाते हैं, वो दोबारा मोर्चा संभालते हैं। क्या उन्हें भी कोई उनके भी मन में कोई फूल खिलता है कि क्या कोई रास्ता उनके लिए भी बन सकता है, या फिर जो दिल्ली से आए बड़े नेता हैं उन्हीं के मताहत होकर उनको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब मसला तो यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता है, उनका चुनाव निकल जाएगा तो क्या वो तोमर के नेतृत्व में काम करेंगे? ये बहुत सारे सवाल है कि फिर प्रहलाद पटेल किसके नेतृत्व में काम करेंगे, किसका आदेश लेंगे? अब तक तो वो सीधे गृह मंत्री का फोन आता था उनके पास, अब वो प्रदेश का मुखिया फोन करेगा। मतलब एक सवाल जो मेरा सबसे बड़ा है कि कब तक आप अपने ईगो को मार के रखिएगा, आप भीतरघात करवाइएगा। फिर ईगो को मारने से मेरा ये मसला है कि पॉलिटिक्स में हमेशा जो नेताओं की छवि है वो बड़े मायने रखती है। मैं कल तक किसी और को फूल दे रहा था और कल को जो व्यक्ति जिसे मैं फूल दे रहा था वो व्यक्ति अचानक से जो है वो छोटा नेता बन जाएगा और वो उसे मुझे फूल देना पड़े, तो ये बड़े उसके आत्मसम्मान की चिंता के विषय हो जाएगी। क्योंकि राजनीति में जो नेता होते हैं उनका जो पावर हाउस है वो उनके इर्द गिर्द के कार्यकर्ता होते हैं। कि जब कार्यकर्ता आपका छोटा हो जाएगा तो नेताओं को भी वो गेयर नहीं मिल पाएगा पावर का, तो बड़ा नुकसान होगा उसमें। तो इस तरह के भी हमें आंकड़ों को सोचना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भले नतीजे जो हो जाएं आकांक्षा, लेकिन पॉलिटिक्स और टसल मध्य प्रदेश में अब ये 5 साल पूरे देखने को मिलेंगे। अगर ये लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री बीजेपी के लिए है तो बीजेपी के लिए चैन से बैठने वाली खबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस को जिस तरीके से आंकड़े मिल रहे हैं वो बिल्कुल सवाल है बड़ा, क्योंकि 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो दिखेंगे। फिलहाल रजत हमारे साथ जुड़ गए और रजत से समझेंगे। रजत, समाजवादी पार्टी ने कितना नुकसान कांग्रेस का कर दिया और बीएसपी ने भी? देखिए, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं अभी ऋषिराज जी को सुन रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम गिनवा दिए कि भाई साहब नरोत्तम मिश्रा बनेंगे, कि जो विजयवर्गीय जी बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। मैं कह रहा हूँ प्रभु सरकार तो बन जाने दीजिए, 3 तारीख तो आने दीजिए।
अभी ऐसा भी बहुत एग्जिट पोल नहीं आया है कि कांग्रेस बिल्कुल ही निराश हो जाए। अभी जब 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस जो है 3 में कांग्रेस टक्कर में है, 1 में बहुमत दिख रही है। देखिए क्या है कि आप 3 जो है वो कह रहे हैं कि 160 प्लस 156 150 प्लस मान लेते हैं, और बाकी 4 एक कह रहे हैं टक्कर में है। तो अगर आप इस हिसाब से देखिए ना, तो 4/3 का तो बहुमत बन रहा है ना यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में। तो और दूसरी बात यह है कि जो लगातार रिपोर्ट्स आई जमीन से, हो सकता है कि एग्जिट पोल बहुत सफल हो जाए, और इसका उदाहरण लोग हमेशा चाणक्य का देते हैं। 2014 में जब उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, कोई भी बनाने को तैयार नहीं था, लेकिन क्या उसके बाद चाणक्य के सर्वे फेल नहीं हुए? क्या बाकी लोगों के सर्वे गलत नहीं हुए? मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वे सही होगा या गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये कह देना कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत जल्दी है। अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी को उठानी होगी मध्य प्रदेश में, तो वो हैं कमलनाथ, जिन्होंने टिकट बांटा। दिग्विजय सिंह ने अपने ईगो को पीछे किया, वो पीछे आए। अब उसके लिए लोग भले कहें कि उन्होंने अपने बेटे के लिए ऐसा किया, उन्होंने जयवर्धन सिंह के लिए ऐसा किया, लेकिन कमलनाथ की जगह पर आप देखेंगे तो दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पीछे किया, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग है कि वो आते ही बीजेपी उन दौर की चीजें दिखाने लगती है जब उनकी सरकार थी, जब वो मुख्यमंत्री थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह, जो कि बीजेपी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पे थे, और जो एक जननायक, आप कह सकते हैं कि जनता का नेता, जो जनता के लिए अप्रोचेबल हो, उनके लिए अगर आप जाएंगे तो स्कूल का बच्चा भी उनसे मिल सकता है, महिलाएं भी मिल सकती हैं, वो सबके लिए मामा है। तो वो अप्रोचेबल है। कमलनाथ वैसे नहीं रहे हैं पूरे चुनाव में, बल्कि दिग्विजय सिंह आपको नजर आएंगे, वो ज्यादा अप्रोचेबल आपको नजर आते हैं। तो अगर जो 3 सर्वे कह रहे हैं, तो अगर उन 3 सर्वे की बात ठीक होती है तो इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ के सर पे जाएगी, और अगर बाकी सर्वेस की बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के ऊपर जाएगी। जिस तरीके से आपने इतने, बीजेपी का चाणक्य नाम बताने की जरूरत नहीं, जनता समझती है, क्योंकि जनता रोज चाणक्य के नाम पे हजारों कोट भी पढ़ती है, और राजनीतिक चाणक्य कौन है वो लोग समझते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 80 में से बहुत सारी सीटें निकाल कर दी थी बीजेपी की सरकार में। अगर इतने सारे आप मुख्यमंत्री के पद के दावेदार पैदा करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होता है। और मुझे ये पिछले कई चुनाव से नजर आया है कि जनता उसको वोट देती नजर आ रही है चेहरे पर जहां पर चीजें ठीक हो। जैसे कि 2019 में, मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया, और वो आप समझ सकते हैं कि वो वैसा गठबंधन है जो कागज के आंकड़े पर बहुत बड़ा गठबंधन है, जिसमें दलित है, जिसमें यादव है, जिसमें मुस्लिम है, जिसमें ओबीसी है। तो बीजेपी तो एकदम कॉर्नर पे हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी 64 सीटें जीतने में गठबंधन के साथ सफल होती है। उसका बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह है कोई चेहरा नहीं है। अगर आप जिस तरीके से राजस्थान में आपने चेहरों को लेकर घालमेल किया, आपने मध्य प्रदेश में चेहरों को लेकर घालमेल किया, मेरा आकलन अभी भी ये कहता है कि शायद ये अभी भी बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि जनता ये देखना चाहती है कि कोई एक ऐसा आदमी हो जिसके नाम पर वोट दिया जाए। जो चीज, जैसे राजस्थान के आप सर्वेस देखेंगे, उसमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो गहलोत की वजह से, क्योंकि वहां पर सचिन पायलट को लेकर भले ही उनको सम्मान दिया गया, लेकिन चेहरा गहलोत थे कांग्रेस के लिए, और लोग ये समझ रहे थे कि गहलोत इस सरकार को मैनेज करेंगे। बीजेपी में वहां भी बहुत सारे लोग खड़े थे, यानी कि आप दिया कुमारी का नाम ले लीजिए, या बीजेपी नहीं, राजस्थान में बीजेपी किसी चेहरे पे नहीं गई है, और यही बीजेपी के लिए बड़ा संकट हो गया, क्योंकि सिंधिया जो है वहां पर, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो उनको नाराजगी, भाई उनको मंच से आपको मनाना पड़ रहा है, और शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ रहा है कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, और उसके आप उस बयान के बाद आप उस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिसको पूरी जनता बामा के नाम पर जानती है। मैं ये कह रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छे संगठन के आदमी हैं, लेकिन क्या उनके नाम पर पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी वोट मांग सकती है? क्या किसी ने जन यात्रा निकाली है? क्या किसी ने रथ निकाल के 8 बार मध्य प्रदेश को नापा है? नहीं नापा है, वो शिवराज सिंह नापा है। अगर आपकी सरकार बचती है मध्य प्रदेश में तो उसका सेहरा शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। इसमें बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का जो भाव भंगिमा है, जो चेहरा है, या तो वो बहुत थकान में है, या उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है कि 150 सीटों के बाद भी मैं बन रहा हूं मुख्यमंत्री। और अगर यह कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, तो समस्या यह है कि क्या संघ के वो प्रिय शिवराज सिंह चौहान, उसके लिए संघ जो है वो दिल्ली नेतृत्व के सामने खड़ा होगा और कहेगा, या फिर ये भी तो हो सकता है। मैं इसमें काउंटर दे रहा हूं, और मैं ये काउंटर दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या संघ का बीजेपी सरकार में चल पा रही है? क्या केंद्रीय मंत्रियों में संघ के बहुत
चर्चित लोग हैं। ऐसा है कि संघ को आप अभी इस वक्त नाराज नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत छोटा सा लॉजिक है कि संघ का कार्यकर्ता अगर 24 के चुनाव में नहीं निकलेगा तो आपको भी मालूम है कि उसके रिफ्लेक्शंस क्या है। ये मुझे, आपको, सबको मालूम है कि संघ ने यूपी में ये इंश्योर किया था कि संघ के लोग घर घर जाएं। मैं आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि इससे पहले तक, जब तक मोहन भागवत जो अभी सरसंघ चालक हैं, जिनका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, वो गए थे मथुरा में एक संत से मिलने। उनसे पहले जब भी संघ के जो सरसंघ चालक रहे, वो चाहे रज्जू भैया रहे हों या कुपी सुदर्शन रहे हों, उन तक संघ का स्टैंड ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारा राजनीतिक विंग है, हम उसको वैचारिक सपोर्ट देते हैं, हम उसको वैसा सपोर्ट नहीं देते। तो संघ की एक थॉट प्रोसेस ये है कि आप, जैसे मान लीजिए आप संघ के कार्यकर्ता हैं, तो आप वैचारिक रूप से किसी को समर्थन दे सकते हैं, संघ ऐसा आपको करने के लिए नहीं कहेगा। जैसा कि कई बार आंदोलनों में भी हुआ है, जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, और यह भी बताया जाता है कि उस वक्त के सरसंघ चालक जी ने पद छोड़कर एक व्यक्ति को पद पर बिठाया और उसके बाद वो आंदोलन में गए। तो ऐसा होता रहा है। लेकिन जब बीजेपी की ये सरकार आई, तब संघ ने ये इंश्योर किया कि उसके कार्यकर्ता जाकर ये काम करें। लेकिन क्या अब संघ के कार्यकर्ताओं के दम पर ही बीजेपी जीत रही है? नहीं, बिल्कुल उसके पास कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो एक बड़ा पुश है, जो आपकी विक्ट्री को मोर ओवर इंश्योर करता है, उसमें एक संघ की बड़ी भूमिका है, उसको आप खारिज नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल, आपकी बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि संघ की नहीं चलती है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है उन तस्वीरों को देखे हुए, जब अमित शाह आखिरी के तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे मथुरा में, जब संघ की अपनी कार्यशाला लगी थी और सबको अपना अपना रिपोर्ट पेश करना था। मुझे तो वो दौर याद है, मैं तब इस फील्ड में नहीं था, टेलीविजन देखा करते थे। जयपुर में संघ की बड़ी अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक हो रही है और अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच रहे हैं, वहां पर तमाम बड़े नेता पहुंचते थे और होता था कि बस छन छन की खबर आ रही है कि क्या आडवाणी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। यहां तक कि जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, तब कहा गया कि ये संघ के हैं। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार में है, अमित शाह किसके व्यक्ति बताए गए, या आप जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के लिए किसको चुना गया, तो ये आप समझिए। तो ऐसे में अगर मैं ये भी बात कर रहा हूं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है और अगर वो शिवराज सिंह चौहान को हटाते हैं, तो वो कुछ ऐसा ही फैसला होगा जैसा झारखंड में रघुवर दास को, बिल्कुल, और वो ब्लंडर साबित हुआ था, ब्लंडर साबित हुआ और उनकी सरकार चली गई। आप ये समझिए ना, और जहां भी कमजोर मुख्यमंत्री बनाया, आपने जहां जहां कमजोर मुख्यमंत्री बनाया, चाहे वो आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आपने हरियाणा में सरकार रिपीट की, कैसे रिपीट की आप जानते हैं। आपने झारखंड में अपनी सरकार गवा दी, आपने हिमाचल में अपनी सरकार गवा दी, आपने एक और कर्नाटक में अपनी सरकार गवा दी, क्योंकि आपने अपने सबसे मजबूत नेता को हटाकर अपने पसंदीदा आदमी को बिठा दिया। पहली बात तो आपने जो शिवराज के साथ इस पूरे राजनीति में जो उनको जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया, जिस तरीके का आपने व्यवहार किया, वैसे आप बीजेपी के जीतने के लक्ष्य नहीं है। और अगर बीजेपी जीत जा रही है तो उसका सेहरा शिवराज के माथे जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी को उनको मुख्यमंत्री भी बनाना चाहिए, नहीं बनाता तो गलती है। नहीं, बिल्कुल। और इस पर एक बात और जोड़ दूं मैं कि क्यों शिवराज के चांसेस इसलिए भी आपको ऊपर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप कितने ऐसे मुख्यमंत्री बनाइएगा जो एक समुदाय से आते हैं, और खासकर वो वर्ग जो क्षत्रिय समुदाय है, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में आप राजस्थान में भी इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा को नहीं बताएंगे तो क्या आप किसी क्षत्रिय को बनाएंगे, और क्षत्रिय को बनाइएगा तो फिर जवाबदारी जो है आप पर बढ़ेगी कि क्या आपके पास ओबीसी नेता नहीं है, क्या आपके पास एससी एसटी नेता नहीं है। मैं आपको ओबीसी पॉलिटिक्स की बात बता रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश की शीतकालीन सत्र चल रहा है, बहुत ज्यादा भारी दबाव, जिस तरीके से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, विधानसभा में इस बात पर लेकर बहुत दबाव है, और सबसे ज्यादा दबाव किसी के ऊपर है तो वो वहां के ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर है। विधान परिषद के सदस्य हैं, वो खड़े हुए कि मैं केशव प्रसाद मौर्य इस स्टैंड के साथ हूं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और अगर कोई इसको करवा सकता है तो उसको इस देश के सबसे बड़े ओबीसी लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी करा सकते हैं। ये उनका बयान है आज के विधानसभा में। उसके थोड़ी देर बाद वो विधान परिषद में बोल के थोड़ी देर बाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता, एक विधायक संग्राम सिंह, ये सवाल पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे करवाने जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आप कहेंगे तो कथित सवर्ण जात से आते हैं,
वो खड़े होकर कहते हैं कि ये काम तो केंद्र का है, केंद्र करेगी। तो आप ये समझिए कि कितना दबाव है आपके ऊपर जातिगत गणना को लेकर, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर। जिस तरीके से बिहार में सर्वे हुए हैं, जिस तरीके से वहां पर आरक्षण को लेकर बातें हुई हैं, तो अगर आप शिवराज को हटाते हैं तो फिर ये भी तो सवाल उठेगा ना कि आप एक ओबीसी चेहरे को हटा रहे हैं, किसको बनाएंगे आप? और उसी पर जो है बीजेपी लगातार, नरोत्तम मिश्रा ने तो कह दिया है कि वो नहीं है रेस में, लेकिन मैं कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं रेस में नहीं। लेकिन मैं ये सवाल जो ये लेना चाहती हूँ आपसे कि जो बात रजत ने बोली शुरुआत में, वो ये कि 3:4 का रेशियो है। 3 सर्वे कह रहे हैं, 3 एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी, लेकिन 4 एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता में आगे दिखा रहे हैं। तो क्या 4 एग्जिट पोल को नहीं वो किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मैं बार बार ये कहूंगा कि ये श्रद्धा भाव है आपका कि आपकी इस सर्वे को गंभीरता के साथ लेना चाहते हैं। तो क्रिकेट मैच याद आ रहा है ऋषि भाई, ऐसा लग रहा है कि 4 खिलाड़ियों ने 40-40 रन बनाए और एक मैक्सवेल आके 150 रन मार दिया। जनता मैक्सवेल में डूब गई कि भैया मैक्सवेल जिंदाबाद टाइप मामला हो गया। तो ये मतलब हमें देखना भी पड़ेगा कि 3 बड़ी क्रेडिबल एजेंसीज हैं जिन्होंने 150 की सीटें दी हैं। तो हमें मतलब ये बड़ी उन धड़े के लिए एक्सिस बैंक इंडिया की बात जरूर करूंगा कि एक्सिस बैंक इंडिया लगातार ऐसे सर्विस देता रहा है जो सरप्राइजिंग रहे हैं, लेकिन वो मोरओवर सही रहे। मतलब तो मध्य प्रदेश के मामले में कितना सही रहता है ये सर्वे, ये तमाम सर्वे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश के सियासी टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है और चिंता थोड़ी सी बढ़ गई है कांग्रेस के खेमे में। बीजेपी कहीं ना कहीं खुश है, बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन नतीजे कैसे होंगे, कौन सा एग्जिट पोल करीब होगा नतीजों के लिए, जानने के लिए आपको बने रहना है एमपी तक के साथ। फिलहाल एग्जिट पोल पर विश्लेषण हमारा लगातार जारी है। इस लाइव में इतना ही रखेंगे, आगे आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।